नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथिक एनलाइटमेंट में। ये आज मैं जो केस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक 30 वर्षीय दुबली पतली, बहुत ही दुबली पतली है ये, और 2 बच्चों की माँ का केस है ये। इसके पिछले 8 वर्षों में कई बार इसने मुझसे अपना इलाज करवाने की ये बात कर चुकी है, पर इसने कभी भी मुझसे इलाज करवाया नहीं है। तो अब रोगी जब आई है तो बता रही है वो, मुझे 1 हफ्ते से गर्दन में और पीठ में दर्द है। आपको तो पता ही है कि ये दर्द मुझे शुरू से ही है। ये इसलिए कह रही है क्योंकि ये 8 साल से मुझको जानती है और बार बार मेरे से बातें करती रहती है। पर 1 हफ्ते से तो ये बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हो गया है कि बस इतना ज़्यादा, ओहो, बस रो तो मैं पाई नहीं, पर रोने में कोई कसर भी नहीं रही, इतना ज़्यादा दर्द है। मैंने दर्द का स्प्रे किया, यानी पेन किलर लगाया, उसने गर्म पानी की बोतल लगाई, पर किसी से कुछ हुआ नहीं। तो मैंने फिर दर्द की दवाई खाई, तो जाकर कहीं हल्का फुल्का आराम आया। यानी कितने सारे प्रयास करे इसको दर्द को हटाने के लिए, इसलिए अब ये मजबूरी में आई है। उससे पहले अपना इसका घरेलू इलाज जो भी था या डॉक्टर से छोटी मोटी गोली लेके काम चलता था, तो ये चलाती थी। तो अब इसकी वजह हमको ढूंढनी होती है कि आखिर ये इलाज क्यों नहीं ले रही थी। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय दर्द की क्वालिटी के, दर्द की मोडेलिटीज़ के। अच्छा, तो दर्द अब कब से ज़्यादा है? दर्द तो शुरू से ही है, जब से मेरी शादी हुई है दर्द तो तभी से है। शादी को तो 7-8 साल हो गए हैं। तो पूछता भी, क्या आपको रीढ़ की हड्डी में कोई इंजेक्शन वगैरह लगा था या आपकी दोनों डिलीवरी नॉर्मल हुई थी? नहीं, इंजेक्शन नहीं लगा था, दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। पर बड़ी लड़की के समय दर्द शुरू करवाने के लिए एक इंजेक्शन लगाया था, पर वो रीढ़ की हड्डी में कोई इंजेक्शन नहीं लगा था, वो तो बाजू में लगा था मेरी। तो आपकी क्या कोई जांच वगैरह हुई है अभी तक? कोई मतलब टेस्ट वगैरह इसने कराए हैं या नहीं कराए हैं? हाँ, मैंने अपने मायके में पूरी बॉडी का चेकअप करवाया था, तो वहाँ मुझको थायराइड बढ़ा हुआ आया था और शुगर भी बिल्कुल लेवल पर ही आई थी। उन्होंने कहा था कि अभी तो सब कुछ ठीक है, पर अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगी तो फिर ये बढ़ जाएगा। पर उस डॉक्टर ने ये नहीं बताया इसको कि ध्यान क्या रखना है। अब मरीज को कैसे पता लगेगा कि उसको क्या ध्यान रखना है जिससे ये बढ़े नहीं? तो ये लापरवाही सब जगह चलती है, और लापरवाही से भी ज़्यादा ये है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सर मढ़ दो और खुद मस्त रहो। ये सब का रवैया होता है जो बहुत ज़्यादा गलत है। इसका कितना नुकसान आपको उठाना पड़ता है इसका अंदाज़ा अभी आपको नहीं है। इस सांसारिक दृष्टि से तो हो सकता है आपको कोई खास नुकसान ना उठाना पड़े, उल्टा आपके मजे आते रहें, क्योंकि आपने अपना काम दूसरे पे थोप दिया, अपना दोषारोपण दूसरे पे कर दिया, तो आप तो मुक्त हो गए। परंतु जब आध्यात्म की बात आती है, जब लास्ट जजमेंट फ्रॉम द गॉड आता है, तो आपको उठा के एक तरफ फेंक दिया जाता है, क्योंकि परमात्मा के दरबार में गैर जिम्मेदार लोगों की कोई भी जगह होती नहीं है। तो वहाँ तो आपको वो लोग जाते हैं, कुंडलिनी की जागृति के द्वारा परमात्मा आपको जज करते हैं, वो आपका एवोल्यूशन कराते हैं। वो कुंडलिनी जागृति उन्हीं लोगों की होती है जो पूरी तरह से डिसिप्लिन और दूसरों का हित चाहने वाले होते हैं। तो इसीलिए सभी लोग सहयोग में आ नहीं पाते हैं, और उनको लगता है वो बड़े 30 मार खां हैं, सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं और हम तो बड़े मज़े की लाइफ जी रहे हैं। पर वो मज़े की लाइफ का परिणाम इतना घातक होता है, आपको समझ नहीं आता, क्योंकि जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या आगे कहती है वो, पर मैंने रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी। बस मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए थे। रोगी मेरे से वार्तालाप कर रही है। उसकी गोदी में एक 2 वर्ष का छोटा बच्चा है जिसका इलाज ये पहले करवा चुकी है मेरे से और अभी चल रहा है। वो बच्चा बिल्कुल आराम से खेल रहा है। तो पर रोगी फिर भी कभी उसको गोदी में हिलाने लगती है, कभी अपने कंधे से लगाकर सुलाने की कोशिश करने लगती है,
मतलब मेरे से बात करते हुए भी उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर लगा हुआ है। ये खास बात है, जबकि बच्चा पूरी तरह सामान्य ढंग से खेल रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी हो तो माँ उसको चुप कराने की कोशिश करे, पर बच्चा तो पूरी तरह से मस्त है। तो इस प्रकार से रोगी की मानसिकता को आपको समझना होता है कि ये हरकत ये क्यों कर रहा है। अब मैं इससे पूछता हूँ भी, अब तुम मेरे से क्या चाहती हो? क्योंकि 8 साल से तो मैं भी कह रहा था इलाज करा लो, अब ये क्यों आई है, तो क्या चाहती है? जो कुछ भी ये परेशानी तुम्हें हो रही है उसमें तुम्हारे लिए अब मैं क्या कर सकता हूं, ये बताओ। ऐसा प्रश्न इसलिए किया गया है क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही इसको मेरे पास इलाज के लिए लाया गया था। क्योंकि ये अपने ससुराल में रह नहीं पा रही थी, इसको हमेशा अपने माँ बाप की ही चिंता लगी रहती थी। ससुराल का इसको जरा भी ख्याल नहीं था कि मेरी शादी हुई है, मुझको अब यहीं रहना है। तब ये पेट्रोलियम 30 की केवल एक खुराक से ठीक हो गई थी और ससुराल में फिर ये एडजस्ट हो गई थी। माँ बाप की चिंता इसके दिमाग से फिर निकल गई थी। अब ये काफी समय पहले स्वयं दोबारा अपनी लड़की के इलाज के लिए आई थी, फिर ये अपने छोटे बच्चे के इलाज के लिए आई थी। तो इसकी लड़की भी बहुत ही जल्दी ठीक हो गई थी। उस समय भी इसको ये सभी समस्याएं थी। उसने अपने इलाज के बारे में मुझसे पूछा भी था, पर इलाज नहीं करवाया था। हमेशा यही करती रही है ये 8 साल से। तो इसने पैसा न होने का बहाना बनाकर अपना इलाज नहीं कराया था। उस टाइम इसने कहा था कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं जितने आप लेते हो, जबकि कोई फीस नहीं होती है, बड़ी मामूली सी फीस थी। पर ये बात को टालने का एक तरीका होता है, इसलिए पैसे का ही बहाना बना दो। अब डॉक्टर तो कुछ कहेगा नहीं। तो अब ये अपने छोटे बेटे के लिए आई है और उसको भी 1 हफ्ते में बहुत आराम आ गया है, इसलिए इसने अब दोबारा अपनी बीमारी के बारे में मुझसे बात करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी इसको केवल अपने इलाज के बारे में मुझसे पूछताछ ही करवानी है या वास्तव में इलाज करवाना भी है। अब रोगी आगे बोलते, डॉक्टर साहब अब शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती। थोड़ा सा भी काम कर लेती हूं, जैसे नाश्ता भी अगर मैंने बना लिया किचन में, तो उसी में इतना थक जाती हूं कि लगता है कि बस बैठ जाऊं, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करूंगी, थोड़ा आराम कर लूं। शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं फटाफट काम करती रहूं। पूरे दिन ही थकान लगती है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है और चलते हुए भी चक्कर आते हैं। तो मैं कहता हूं आपको अब अपने इलाज का विचार कैसे आया है, ये ज्यादा जरूरी है ना। रोगी इसको देखकर मतलब अपने बच्चे की तरफ इशारा करती है, ये मेरे इलाज से ठीक होने लगा है, तो इसको देखकर इसको आराम आ गया, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी करा लूं। मतलब 8 साल से मेरे पे इसका विश्वास नहीं था, जबकि ये दोनों बच्चे, इसकी बहन का पूरा परिवार, लगभग 12 लोगों का परिवार बहुत भयानक भयानक बीमारियों से मुक्त हो चुका है। उसके बावजूद भी इसको नहीं लग रहा कि मैं इसको इलाज कर सकता हूं। ये बहुत भयानक स्थिति है हम लोगों की, और ये इसलिए है कि संपूर्ण होम्योपैथी की जो गुडविल है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि होम्योपैथ जिस ढंग से होम्योपैथी का इलाज करना चाहिए वो करते नहीं है, उनको आता नहीं है। वो मिक्सोपैथी करेंगे, कोई मायाजम करेगा, कोई 3 घंटे केस लेगा, जब दवाई देगा तो रिजल्ट 0 आएगा, फिर कहेगा अभी तो इलाज धीरे धीरे असर करता है। हम खुद ही कह देते हैं होम्योपैथ के भी इलाज तो धीरे धीरे होगा, तो फिर मरीज उससे बच के भागता ही रहता है हमसे, जब तक कि वो मजबूर ना हो जाए, जबकि उसके दूसरे रास्ते सारे बंद ना हो जाएं कि उसको हमसे इलाज कराना है, जब तक वो बचता ही रहेगा। तो मैं इससे पूछता हूँ, इसका मतलब है कि आपको पहले मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। तो साफ साफ बातें करना अच्छा रहता है। अब रोगी थोड़ा सा खिसिया जाती है, मैं अगर सही बताऊं तो डॉक्टर साहब मुझको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था आप पे, तभी तो 8 साल से टाल रही थी और पैसे का बहाना बनाती थी कि पैसा नहीं है। तो मेरी दीदी बताती थी कि वो सभी लोग पिछले 10 वर्षों से मुझसे इलाज करवा रहे हैं, उन्होंने इस बीच कभी भी कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाई है, पर मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसे होम्योपैथी से कैसे हो सकता है। अब इसने सही वजह बताई है, इसलिए ये
टालना चाहती थी, बार बार इंक्वायरी तो करती थी। जब 10-10 लोगों का फायदा देख रही है तो लगता था कि डॉक्टर अच्छा है, होम्योपैथिक अच्छे इलाज करवाऊं, पर अंदर से नहीं हिम्मत होती थी इसकी, विश्वास नहीं होता था कि होम्योपैथी से भी इलाज हो जाता है। पर आपकी बड़ी बेटी भी तो एक ही दिन में ठीक हो गई थी, फिर आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? थोड़ा मैं भी जानना चाहता हूं जनता की ओपिनियन क्या होती है। हाँ हाँ ठीक हो गई थी, पर मैं आगे उसका ठीक से इलाज और नहीं करवा पाई थी, पर हाँ वो एक दिन में ही ठीक हो गई थी, ये तो बात है। तो डॉक्टर साहब मैं उसको भी अच्छे ढंग से अब इलाज दोबारा कराना चाहती हूँ उसका, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अब जिद्दी हो गई है। अच्छा चलो, आपको मुझ पर विश्वास नहीं था इसलिए इलाज नहीं करवाया था क्या? पर उस समय बहाना तो आपने पैसा होने का बताया था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब रोगी हंसती है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई है। रोगी हंसती है जैसे तो मैंने उसकी चोरी पकड़ ली है। अरे अब वो डॉक्टर साहब उसको छोड़ो ना, वो कोई बात नहीं उसको। अब आपको लग रहा है ना कि बस अब बच्चा ठीक हुआ तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। रोगी कहते हाँ भाई डॉक्टर साहब, अब शरीर बहुत ज्यादा गिरा गिरा रहने लग गया है, बहुत ही ज्यादा गिरा रहने लगा है। अब ये बार बार एक ही बात पे जे रही है कि शरीर बहुत थका हुआ है, गिरा गिरा रहने लगा है, ये इसकी मेन कंप्लेंट है। तो ये सब कुछ तो आपको पहले भी रहता था, पर अब जिस वजह से आपने इलाज का मन बनाया है वो बात बताओ, वो पूछ रहा हूं। क्योंकि गिरा हुआ शरीर तो पिछले 8 साल से रह रहा है इसका, जब से शादी हुई है, क्योंकि इसके ऊपर काम का बोझा बहुत ज्यादा है। इसकी सास बिल्कुल कोई काम नहीं करती, दुनिया भर के मीन मेख निकालती है, और इसका पति भी बिल्कुल बिस्तर में ही सब कुछ उसको चाहिए होता है, कुछ काम नहीं करते हैं लोग। अकेली ये बहू लगी रहती है सारा दिन, तो थकान चढ़ना स्वाभाविक है। जबकि ये बहुत ही ज्यादा पतली है, शायद इसका वजन 35-36 किलो के आसपास होगा, जबकि हाइट अच्छी है। तो मैं इसको कहता हूं भाई ये सब कुछ तो आपको पहले भी रहता था, पर अब जिस वजह से आपने इलाज का मन बनाया है मैं वो बात पूछ रहा हूं। अब मुझे अंदर से विश्वास होने लगा है कि मैं ठीक हो सकती हूं। तो क्या पहले विश्वास नहीं था आपको? नहीं था, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था आप पे। तो मेरे से ठीक नहीं हो सकती हो या किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो सकती हो, मतलब इसका मुझ पे विश्वास मुझ पे नहीं था, या इसके मन में ये था कि मेरी बीमारी लाइलाज है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे को ऐसे लगता था कि कहीं से भी मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। अगर मुझे होम्योपैथिक दवाई मुझे लेनी भी होती तो मैं आप ही से लेती, और किसी पर तो मुझको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जैसे इतने सारे होम्योपैथ जगह जगह बैठे हुए हैं, उन लोगों पर तो मुझको जरा सा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने तो देखा है वो लोग कुछ करते ही नहीं। ये मरीज का वर्जन है, खतरे का संकेत है होम्योपैथ के लिए। तो मैं उसको पूछता हूँ, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हो कि पहले आपको ऐसे लगता था कि आप एलोपैथिक या होम्योपैथिक कहीं से भी इलाज करवाओगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा? हाँ, मैंने सोच रखा था अगर ठीक ढंग से मुझे इलाज करवाना है तो फिर मैं आपसे ही लूंगी, किसी और पर तो मुझको जरा भी विश्वास है ही नहीं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि रोगी अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं समझा पा रही है, इसीलिए शायद डॉक्टर को खुश करने के लिए वो ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे रही है। तो मैंने उसको धीरे धीरे हर बात पर जोर देकर समझाता हूं कि मैं उससे क्या जानना चाहता हूं, क्योंकि हमें रोगी की सही मानसिक स्थिति का पता लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। हमें अपने मन से ही यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर रोगी ऐसा कह रहा है तो उसका यही मतलब है। मतलब अकल तो लगानी है पर कंफर्म भी करना है, परंतु बार बार अलग अलग ढंग से प्रश्न करके उसके मन की सही बात को पक्के तौर पर समझ लेना चाहिए, तभी सही प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। तो मैं इससे पूछता हूं, पहले मेरी बात को आप सही ढंग से समझने की कोशिश करो और फिर जवाब दो। जैसे अब मैं इसको धीरे धीरे करके अपने प्रश्न समझाता हूं। जैसे आप बहुत दिनों से बीमारी से परेशान हो रहे हो और कहीं से भी आप इलाज करवा नहीं रही थी, तो क्या आप पहले अपनी बीमारी से ज्यादा परेशान नहीं थी, या आपको लग रहा था कि इलाज करवाने से कोई फायदा होगा ही नहीं क्योंकि मैं तो कहीं से भी ठीक नहीं हो पाऊंगी? क्या ऐसी मेंटालिटी थी? तो रोगी कहती है, तंग तो मैं पहले भी बहुत ज्यादा थी, पर मैं अपने इलाज के लिए टाइम नहीं दे पाती थी।
तो ये विश्वास की बात भी खत्म हो गई है, पैसे की भी खत्म हो गई कि पहले मैं घर का काम कर लूं, ये इलाज विलाज तो बाद में की बात है। यानी ये घर को ज्यादा महत्व दे रही थी अपनी सेहत के मुकाबले में। पर अब ये लगने लगा है कि अगर शरीर ही काम नहीं करेगा तो घर का काम भी मैं कैसे करूंगी, बच्चों को कैसे संभालूंगी। अब उसके चेहरे पर चिंता और उदासी एकदम साफ झलक रही है। यानी वो अभी भी इलाज अपने लिए नहीं करा रही है, इलाज भी अपने परिवार की देखभाल वो सही ढंग से कर पाए इसलिए करा रही है। तो मैं इससे कहता हूं, तो इसका मतलब पहले इलाज ना करवाने के पीछे घर की चिंता थी और अब इलाज करवाना चाहती हो तो भी घर की चिंता ही मुख्य कारण है। हाँ, पर अब ये लग रहा है कि मुझे पहले अपना शरीर देखना है, अपना शरीर ठीक नहीं रहेगा तो काम भी कैसे होगा, दूसरे सारे काम तो बाद के हैं ना जी। तो मैं कहता हूं मतलब आप अब शरीर भी इसलिए ठीक करवाना चाहती हो क्योंकि आपको अपना परिवार चलाना है, मतलब आपको ज्यादा तो अभी भी परिवार की ही चिंता है। हाँ। और बाकी सब कुछ जैसे भूख प्यास नींद मासिक वगैरह वो उस सब ठीक ठाक है या और कोई दिक्कत है। तो मैं एक जर्नल सा प्रश्न करता हूं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए सबको एक साथ ही पूछ लेते हैं। अगर उसमें कोई बहुत खास बात होगी बताने लायक तो रोगी बता देगा, नहीं होगी तो वो टाल जाएगा इसको। तो बाकी सब तो ठीक है जी। आजकल कोई खास टेंशन दिमाग में चल रही है क्या? रोगी कहती है जब हफ्ते भर पहले मैं आपके पास आई थी, मतलब इस बच्चे को लेके, अपने 2 वर्ष बच्चे की तरफ वो इशारा करके बताती है इस बच्चे का इलाज भी मेरे से, मतलब ये इसके बच्चे का इलाज मुझसे चल रहा है इसलिए बता रही हो। तो अब ये बच्चा तो काफी ठीक है। जब हफ्ते भर पहले मैं आपके पास आई थी इस बच्चे के लेकर तो मुझको बहुत ज्यादा टेंशन थी, बहुत ही ज्यादा टेंशन थी। अब ये तो उसको ठीक हो गया है तो टेंशन 25% कम हो गई है। जब उसका 2 साल का बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया है मेरे से तो भी टेंशन 25% कम हुई है, जबकि पहले बहुत ज़्यादा थी। तो ये 2 साल का बच्चा भी मेरे इलाज में अभी भी है, पर ये ठीक काफ़ी हद तक हो चुका है। तो मैं पूछता हूँ भी आप अपनी कमर का एक्सरे करा लो और कैल्शियम की जांच करवा लो, हो सकता है अपने कैल्शियम की मात्रा काफ़ी कम हो। हाँ, कैल्शियम मेरे में काफ़ी कम है, अगली बार मैं सारी रिपोर्ट ले आऊंगी। अब पूरे वार्तालाप में बच्चा शांत था, परंतु इस महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर ही लगा हुआ था। कभी उसको ये हिला रही है, कभी उसकी पीठ थपथपा रही है, कभी कंधे पर लगाने के सुलाने की कोशिश कर रही है, जैसे तो बच्चे को कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही, अर्थात उसको अपना परिवार और अपने बच्चे की अपने से ज्यादा चिंता है। तो ये प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट है, ना कि सब उल्टा सीधा मोडेलिटी ये वो जो उसके दिमाग पे हावी है वो ही तो हटाना है। वो बोझा हटेगा तो रिकवरी हो जाएगी। तो मैंने जो रूब्रिक बताए हैं वो मैं पढ़ रहा हूं और साथ ही साथ छोटी सी उनकी व्याख्या भी कर रहा हूं। इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज, हर नहीं है, हिज है ये। अपने बच्चे को जरा सी भी परेशानी इससे नहीं देखी जाती है। उस बच्चे की परेशानी को दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये एकदम से बेचैन हो उठती है कि जैसे बच्चों को परेशानी दूर करूं। उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे और परिवार की देखभाल में लगा रहता है, पर ये देखभाल जिम्मेवारी वाली देखभाल नहीं होती है, बल्कि ये ऐसी देखभाल है कि जो उनसे, बच्चों से बहुत ज़्यादा एक लगाव है, प्यार है, और उस प्यार के कारण ये उनका भला करना चाहती है। तो अपनी जो भी उसकी मानसिक है, जो उसकी अपनी विचारधारा है, वो सब बच्चे के ऊपर लागू कर देना चाहती है। यानी बच्चा माने जिससे भी ये प्यार करती है उसके ऊपर ये लागू कर देना चाहती है, तो बड़ी सख्ती से, क्योंकि वो समझती है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं, जैसा मेरा दिमाग चल रहा है, उसी में बच्चे का भला है, या जिससे मैं प्यार करती हूँ अगर वो ऐसा करेगा तो उसका भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ये उसको देखते ही बेचैन उठती है, उसकी परेशानी को। तो इसीलिए इसमें शब्द हिज का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये अपने बौद्धिक स्तर पर रह के उससे काम कर रही है, ना कि
इमोशनल में बह रही है। तो अगर ये इमोशनल में बह रही होती तो बच्चे को देख के, ये परेशानी को देख के उसमें दुखी हो रही होती। तो ये दुखी नहीं होती है, ये बल्कि उसकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रयास करती है और जी जान से, पूरी ताकत से प्रयास करती है ताकि वो सामने वाला जो भी जिससे भी प्यार कर रही है, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, कि उसको वो ठीक कर सके, उसकी समस्या का समाधान कर सके जैसा इसको ठीक लग रहा है वैसा। तो दूसरा रूब्रिक है एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ हिज और हर। इसमें हिज भी है और हर भी है, यानी ये सभी के लिए जनरल है। तो मेरी सेहत धीरे धीरे गिर रही है, आगे कैसे चलेगा। मतलब इसको ये फिक्र लगी रहती है कि आगे सब कुछ ठीक ठाक चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं चलेगा वाला तो ही बात है, क्योंकि ठीक ठाक चलेगा अगर ऐसा पक्का हो जाए तो फिर तो चिंता होती नहीं। तो चिंता तो हमेशा नेगेटिव की ही होती है। तो इसलिए अगर इसको लग रहा है कि मैं इतना धीरे धीरे मेरा शरीर इतना हो गया है और मेरी कमर में भी दर्द रह रहा है, शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो मैं आगे कैसे काम कर पाऊंगी, कैसे घर की देखभाल कर पाऊंगी। तो यानी ये तो मेरी सेहत बिल्कुल ही खत्म, यानी अपनी सेहत को इसलिए सुधार रही है ताकि घर की देखभाल कर सके। एंग्जाइटी फियर विद, मतलब डर और चिंता साथ हैं। तो अपनी सेहत की चिंता और डर दोनों है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आगे उसकी सेहत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि सेहत तो लगातार खराब होती जा रही है। अब एक हफ्ते से तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है, तो उसमें तो ये काम करने लायक है नहीं। एंटीसिपेशन, अगर ऐसे ही रहा तो आगे कैसे चलेगा, अर्थात वो किसी खराब स्थिति के आने की आशंका से त्रस्त है। क्यों एंटीसिपेट कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे सेहत गिर रही है। डेल्यूजन सिंकिंग टू बी, यानी वो धीरे धीरे डूबती जा रही है, यानी ऊपर से नीचे 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 डाउन की तरफ जा रही है। सिंक जब कोई चीज करती है तो सरफेस से बॉटम की तरफ जाने लगती है वो। तो सरफेस पे इसका मतलब है वो एक ऊंचाई पर है, तो उसकी में शक्ति है। तो जब नीचे डूबती है तो उसमें अपने आप को उठाए रखने की ताकत नहीं होती है, यानी अपने आप को चलाए रखने की, एक सतह पे बनाए रखने की शक्ति नहीं होती है। तो डूबने का मतलब ही होता है कि किसी चीज का खत्म होते जाना। तो जैसे हम कहते हैं पैसा डूब गया, तो पैसा कोई वहां पानी में तो पड़ा हुआ नहीं है जो डूब गया। तो इसका मतलब है कि वो पैसा अब दोबारा आपके हाथ में आने वाला नहीं है, वो खत्म हो चुका है बिना किसी यूटिलिटी के। तो ये जब डूब रही है तो इसका मतलब है कि इसकी शक्ति वगैरह सब धीरे 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 के खत्म होती जा रही है, यानी इसमें रिकवरी की कोई भी संभावना है नहीं। जोश वगैरह सब खत्म होता जा रहा है। इंडस्ट्रियस, ये पूरा दिन काम में ही लगी रहती है और अपने इलाज का समय ही निकल पा रही है। डेल्यूजन हॉलो, होल बॉडी इज हॉलो, उसका पूरा शरीर ही जैसे तो खोखला हो गया है। एक खोखला बर्तन डब्बा होता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। उसी में अगर आप सामान भर दोगे तो उसका वजन बढ़ जाता है और उसके अंदर उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो उसको हॉलो फिर नहीं कहा जाता। आप कहते हैं हॉलो प्रोमिसेस है, ये हॉलो प्रोमिसेस का मतलब है कि खालिश प्रॉमिस है, इससे होने वाला कुछ है नहीं। तो इसलिए जो हॉलो चीज़ होती है उसमें शक्ति नहीं होती, ऐसा माना जाता है, इसका ये मतलब है। तो अब उसका शरीर अगर हॉलो है तो इसका मतलब है कि अंदर से उसके अंदर बिल्कुल भी शक्ति है नहीं, यानी उसमें कोई कंटेंट बचा नहीं है, बिल्कुल बेकार हो गया है। तो अर्थात उसके शरीर में जरा सी भी जान नहीं बची है और वह कुछ भी मेहनत करके काम कर सके या अचानक आने वाली आपदा को झेल सके, इतनी शक्ति उसके पास है नहीं। रिजर्व में कुछ नहीं है, पूरा खोखला माल है सब। रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, तो यानी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही गंभीरता पूर्वक निभाती है। अब ये जो जिम्मेदारी है इस व्यक्ति की, ये सारी की सारी इसलिए है क्योंकि वो जो सामने वाला है जिससे प्यार करते हैं तो उसको समझ रही है। नर्स वाली जिम्मेदारी नहीं है, ये नर्स वाली जिम्मेदारी नहीं है कि नर्स है तो उसको पैसे मिलेंगे तो जिम्मेदारी निभाएगी, ऐसे वाली नहीं है ये, बल्कि ये अफेक्शन वाली जिम्मेवारी है कि जब वो उससे प्यार करेगी, जैसे कोई पिता की देखभाल कर रहा है, कोई पति की कर रहा है, कोई बच्चे की कर रहा है, यानी जो लोग अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं उनकी देखभाल करने की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी अपने सर पे लेती है ताकि वो
ठीक हो जाएं, उनको सुख मिल जाए, तो ये उस किस्म की जिम्मेदारी है। तो ये अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सतर्क है और उनको पूरा करने में जरा सी भी कोताही नहीं बरतती है, चाहे उन्हें पूरा करने में उसे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो रही हो। ये रोगी भी अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा अपने परिवार के लिए काम कर रही है, क्योंकि 8 साल से काम 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 ही करे जा रही है, परेशान है फिर भी काम करे जा रही है, बिना इलाज के करे जा रही है। और जब अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जब इनमें जान ही नहीं बची है बिल्कुल भी, तब इसने मेरे इलाज को करने की सोची है। तो केयर्स एंड फील्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हिज फैमिली, मतलब कि ये जो काली कार्प की रेमेडी है, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है कि ये किसी न किसी रूप में भी अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेवारी उठाने में, उनकी देखभाल, उनकी सेवा वगैरह करने में लगी ही रहती है। हालांकि ये रूब्रिक किसी भी रिपर्टरी में दिया गया नहीं है। इसको ये जो केस लिया गया ये था 14 जून 2013। इसको मैंने काली कार्प 30 की एक खुराक खिलाई और अपनी और दवाई दी इसको साथ में। फिर ये आती है 1 महीने के बाद, क्योंकि ये बच्चों के साथ दवाई लेने आसानी से आती नहीं है। इसकी जो बड़ी बहन है वो हमारी ही क्लिनिक के पास रहती है, वो ही इसको दवाई पहुंचा देती है। तो रोगी बताती थी, पहली बार जब आपने मुझे दवाई दी थी तो मुझको काफ़ी ठीक लग रहा था। जैसे मैं कलकत्ता गई हुई थी, वहाँ पर हमें बहुत काफ़ी घूमना फिरना पड़ा था, तो मुझको जरा भी थकान नहीं हुई थी, इतना सारा दिन घूमते रहने पर भी। लेकिन अब 4-5 दिनों से काफ़ी थकान है, काफ़ी है जी, काफ़ी थकान लग रही है। तो मतलब यह 20-25 दिन ये बहुत ज़्यादा ठीक रही काले कार्प के बाद। तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ जाकर तुमको क्या कुछ काम वगैरह ज़्यादा करना पड़ा था कलकत्ता में? हाँ, काम का बोझ था तो काफ़ी बढ़ा ही हुआ था। वहाँ काफ़ी काम कर रही हो, उसी से अब थकान लग रही होगी तुम्हें। हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है कि काम की वजह से थकान हो रही है, क्योंकि मुझको घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती थी पहले, इसलिए मैं पहले कभी घूमने जाती नहीं थी। पर इस बार मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घूमती फिरती रही, पर मुझको थकान नहीं हुई। केवल 5-10 मिनट के लिए ही गुस्सा आता था और फिर शांत हो जाता था। लगता था कि घूमना फिरना तो पड़ेगा ही जब मैं सबके साथ आई हूँ तो। पर अब 4-5 दिनों से स्वभाव में फिर वही चिड़चिड़ापन आ गया है। मतलब जो काली कार्प 30 देने से पहले था वो उसकी बात कर रही है। तो ये सब बताते हुए रोगी बहुत दुखी लग रही है। जैसे तो यह खुशी उसको पहले मिली थी, अब वो सारी खुशी वो उससे छिन गई है काली कार्प के बाद जो वेलबींग आई थी। अब मैं इससे कहता हूँ, इसका मतलब है कि दवाई से आपके अंदर ताकत आ गई थी। हाँ हाँ, पर अब 4-5 दिनों से तो फिर वही थकान और चिड़चिड़ापन वापस आ गया। अभी मैंने इससे पूछा नहीं, पर फिर इसने फिर अपनी रागनी शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है कि अब ये काफ़ी इरिटेट हो रही है कि थकान क्यों लौट आई। इससे पूछता हूँ, पहले तुमको चिंता रहती थी कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, तो आगे कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह जितनी भी चिंताएं थीं, क्या अब भी वो सभी आपको महसूस होती रहती हैं चिंताएं? जी, अभी वो चिंताएं हैं, पर पहले से तो बहुत कम है। पहले जितनी तेज चिंताएं आती थी मन में, अब वैसी तो नहीं आती हैं, पर चिंताएं तो रहती हैं। तो मैं पूछता हूँ, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी मैं दवाई नहीं बदल रहा हूँ, दवाई तुम्हारी ठीक है। 1 हफ्ते के बाद देखेंगे, अगर ऐसी तबीयत खराब बनी रही तो फिर दवाई बदलने की बात सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है वहाँ जो ये घूमी फिरी है थकान की वजह से ये लग रहा हो जो इसे समझ नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते में थकान उतर जाएगी, उतर जानी चाहिए, नहीं उतरेगी तो फिर देंगे दवाई। चलो ठीक है जी। तो मैं बताऊँ, कोई और नई बात आपको बतानी है या बस करना है? नहीं, बस यही है सब कुछ। 4-5 दिनों से थकान और चिड़चिड़ापन ही है, फिर वही कहानी शुरू करेगी। इसका मतलब अब इसके थकान और चिड़चिड़ापन इसके दिमाग पर हावी हो गया है। तो रोगी बहुत ही खराब दुखी दुखी सी शक्ल बनाकर बता रही है, और 2-3 दिनों से तो गले में भी खराश खराश सी लग रही है। तो मैं पूछता हूँ, कैसे लग रहा है फिर खराश के कारण? जैसे गला बैठा बैठा नहीं होता ना, वैसे लग रहा है। यह तो या तो ये मौसम की वजह से है, क्योंकि वहाँ कलकत्ता में काफ़ी गर्मी थी और यहाँ मौसम थोड़ा सा अलग है। तो मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हें इस गले की भी कोई चिंता लग रही है, या मुझे सिर्फ बताने के लिए तुमने बस बता दिया भाई चलो? बता रही हूँ बस जी, ऐसे तो कोई खास बात है नहीं, काम तो मेरा चल ही रहा है।
क्योंकि मैं किसी भी डॉक्टर की कोई और दवाई तो खा नहीं रही। मैं पूछता हूँ अपने बच्चों के बारे में आपके दिमाग में जो चिंता रहती थी वो अब कैसी है? क्योंकि तुम्हें यहाँ आते ही अपनी लड़की के बारे में कहा था कि आप उसका भी इलाज करवाना चाहती हो, तो इसका मतलब उसको चिंता तो है। हाँ, मैं उसका भी इलाज करवाना चाहती हूँ, मुझे उसकी बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि अभी केवल 4-5 दिनों से उसकी थकान और चिड़चिड़ापन वापस लौट के आया है, परंतु इसकी मानसिक अवस्था, चिंता, फिक्र पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, इसलिए इसको अभी दवाई हमने बदली नहीं है। फिर ये 20/7/2013 को आती है, बताती है रोगी, मुझे जैसे पहले चिड़चिड़ापन रहता था, जैसे मन में गुस्से का एक गुब्बार सा बना रहता था। एक गुब्बार होता है ना जी, गुब्बार, कि इसे बाहर निकालो। वो अपने हाथों से तरह तरह के आक्रामक मुद्राएं बना रही है कि उसको कितना ज़्यादा गुस्सा रहता था, ये मुझको समझाने की कोशिश कर रही है। तो किसी पर भी इस गुब्बार को मैं निकाल दूं, जैसे मेरी सास पर, व अपने पति पर, बच्चों पर, किसी पर भी उस गुब्बार को मैं किसी पर भी किसी भी तरीके से निकाल दूं, ऐसा मेरा मन रहता था। पर अब मैं उस गुब्बार को निकालती नहीं हूं। जैसे मैं बताती हूं कि सभी को घर में 100 किस्म की बातें होती हैं जी, 100 किस्म की प्रॉब्लम होती है। जैसे अब हमारे घर पर भी मेरी सास मुझसे नाराज चल रही है, पर मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब नाराज है तो है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अपना और दुनिया भर के काम करने हैं, मैं सास की नाराजगी कब तक झेलती रहूंगी। जबकि उससे पहले तो ये सास की नाराजगी में एकदम पागल हो जाती थी कि कैसे मैं सास को खुश करूं। ये बदलाव कालिकार्प के बाद इसमें आ गया है। पर ये बातें रोगी को नहीं समझ आती हैं कि दवाई के बाद आया। उनको लगता है मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है या वैसा करना छोड़ दिया है। तो मैं पूछता हूं भाई, पहले जो शारीरिक समस्याएं थी, दर्द वगैरह, वो अब कैसे हैं? जैसे तुम्हें लग रहा था कि शरीर खराब होता जा रहा है और भी तरह तरह की समस्याएं थी, अब वो कैसी हैं? अभी भी लग रही हैं जी डॉक्टर साहब, घुटनों के नीचे काफी दर्द रहने लगा है, बहुत ज्यादा दर्द है। फिर मैं पूछता हूँ, पर जो पहले था क्या सब कुछ वैसा ही है या उससे ज्यादा खराब है? नहीं नहीं, मुझसे तो अच्छा लग रहा है, पूरा ठीक नहीं लग रहा, पर उससे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये थोड़ा किस चीज में लग रहा है अच्छा? अपने स्वभाव में मुझको काफी अच्छा लग रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे किसी ने मुझे कहा, कुछ भी कहा, मतलब कुछ भी कहा, आप समझ लो, काफी जोर देकर बता रही है, मतलब पहले इसको छोटी सी बात से भी बर्दाश्त होती नहीं थी। तो जैसे मान लो किसी ने कुछ कहा तो मैं उसको उल्टा जवाब जरूर देती थी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, तो क्या है, उल्टा बोलने से क्या हो क्या जाएगा, या उनके बोलने से मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये बदलाव कालिकार्प के बाद बड़ा बदलाव है कि मसला अपने में मस्त रहने लगा है। तो इसका मतलब है कि आप अब अपने दिमाग पर ज्यादा तनाव नहीं लेती हो। हाँ, नहीं 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 डॉक्टर साहब, अब मैं तनाव लेती ही नहीं हूँ। अब ये इतना बदलाव इसमें आ गया है, थोड़ी देर में ही मैं उस बात को भूल जाती हूँ। और पहले तो मेरे दिमाग में हमेशा गुस्सा ही बना रहता था। अब जैसे मेरी गुड़िया है, वो पढ़ती नहीं है, गुड़िया मतलब इसकी बेटी, स्कूल की टीचर भी शिकायत करती है। तो पहले तो डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती थी कि मैं अपने कमरे में बंद कर लेती थी, सोचती रहती थी, ये भगवान, इस तनाव से तो मैं पागल हो जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी लड़की पढ़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगी। अब जैसे मेरा देवर फेल हो गया था तो सब उसको सब बोलते रहते थे, तो इसको भी सब गलत गलत बातें बोलेंगे। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इसको आधा घंटा ही पढ़ाऊंगी तो ये पढ़ेगी, और अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, फिर हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है कि अगर पहले जो टेंशन थी अगर वो होती तो मेरा क्या हाल। तो इसका मतलब है कि बच्चों को लेकर जितनी चिंता तुम्हें पहले थी अब उतनी ज़्यादा नहीं होती है। मैं अब सोचती हूँ कि चलो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, कोशिश करने से तो एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब जो रोगी की सोच है वो बड़ी पॉजिटिव हो गई है, सकारात्मक हो गई है। परमात्मा की जो संपूर्ण सृष्टि है वो सकारात्मक है, वो नेगेटिव नहीं सोचती है कभी भी। इसलिए रोगी की सकारात्मक सोच उसके अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। मैं इसको बता, मतलब आपको प्रत्येक चीज के संदर्भ भी आशा जागृत हो गई है कि वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। तो रोगी कहते हैं हाँ, बहुत बड़ी राहत भरी
विश्वास के साथ बताती है, जैसे तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मुझे राहत आ गई है। पहले मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी कभी भी सुधर ही नहीं सकती। मैं हर समय यही सोचती रहती थी कि अपने पति के बारे में कि कभी भी तो बदलेगी नहीं, पति की नेचर तो कभी बदलेगी नहीं। तो पर अब मैंने उधर ध्यान देना ही बंद कर दिया। मैं सोचती हूँ कि अब नहीं बदलेगी तो नहीं बदलेगी, मुझे क्या, मुझे तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनके बारे में सोचना है। इसका पति बहुत गुस्से वाला है, तो मुझे अब किसी को भी टेंशन होती ही नहीं है। अब मैं सोचती हूँ कि मेरे पति का स्वभाव इतना खराब है तो ठीक है, ऐसा खराब स्वभाव रहे तो रहे, मुझे क्या लेना, मैं तो ध्यान ही नहीं दूंगी। तो मतलब पति के खराब स्वभाव से भी इसको अब कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसने अब पति की भी परवाह करना बंद कर दिया है। ये पॉजिटिव साइन है कि आदमी स्वयं में मस्त हो जाता है। तो मैं पूछता, इसका मतलब है कि आप थोड़ा बोल्ड हो गई हो। हाँ हाँ, अब मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा बोल्ड हो गए। हाँ, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। अच्छा, बाकी तुम्हारी बीमारी जैसे कमर दर्द था और वो सब कैसा है? क्योंकि ये तो मेंटल बात कर रहे हैं हम लोग, मरीज की फिजिकल भी तो सही होनी चाहिए। कमर में कुछ हल्का फुल्का मुझको आराम है, पर घुटनों से नीचे बहुत दर्द रहने लगा है। तो मैं पूछता हूँ, नींद कैसी है? नींद नहीं आती जी। खाना पीना कैसा है? भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो फिर आराम किस चीज़ में है? इसको एक जर्नल वेलबींग फिर भी है। ये है कि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, इसलिए मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ, जब आप पहले मेरे पास आई थी और आज तक के दोनों हालातों में जो भी बदलाव आए हैं, उनको आप खराब मानती हो या अच्छा मानती हो? तुम्हें कुल मिलाकर ये सब बदलाव कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ पहले से तो मैं, क्योंकि मेरा तनाव तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मैं अब किसी भी बात की कोई टेंशन लेती नहीं हूँ, तो मैं तो खुश रहती हूँ पहले से अब। पर तनाव घटने से शरीर भी सुधरना तो चाहिए ना आपका। नहीं नहीं, शरीर में मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है। जैसे अब 3-4 दिनों से आंखों और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रात को मैं सोच रही थी कि कोई दवाई ले लूं, पर मेरा बेटा सोने को रो रहा था, तो इसको सुलाते सुलाते मुझको भी नींद आ गई। तो मैं पूछता हूँ कि कमर दर्द उतना ही है या काफ़ी कम है? कमर दर्द उतना नहीं रहता है, तो ये कमर दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके लिए आप कैल्शियम की गोली बाजार से लेकर खाओ, क्योंकि जितना कैल्शियम तुम्हारे शरीर को चाहिए उतना कैल्शियम तुम्हें खाने से मिल नहीं रहा, इसलिए कैल्शियम की गोली बाहर से तुम्हें रोज लेनी पड़ेगी। अब मानसिक रूप से ये रोगी काफी ठीक है और शारीरिक परेशानियों में भी कुछ कमी आई है, इसलिए अभी इसकी दवाई को बदला नहीं गया है। तो फिर उसकी 9 अगस्त को ये आती है। तो ये बोलती है, डॉक्टर साहब मैं बीच में काफी ठीक थी, सभी चीजों में आराम आ गया था, पर अब फिर से पैरों में काफी दर्द हो रहा है और 2 दिनों से ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर आएगा। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हो रहा है कि आजकल काम का बोझा मुझ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब आजकल इसके घर में भागवत का अखंड पाठ चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा मेहमान उसके घर आते जाते रहते हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए चाय पानी वगैरह का इंतजाम करने में इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तुम्हें सोने का पूरा समय मिलता है क्या या नहीं मिलता? जी, सुबह 4 बजे उठती हूँ और रात को सोने में 1 बज ही जाता है। मतलब एक का मतलब 3 घंटे ही सोता है इंसान, तो 3 घंटे में सो के कैसे थकान उतरेगी? तो केवल 3 घंटे सोकर फिर कैसे रह सकती हो तुम? इसलिए पहले अपने घर का कार्यक्रम खत्म हो जाने दो, तो आपको ठीक ढंग से आराम करने का समय मिल जाएगा। अगर आराम करने से भी तुम्हारी तबीयत दोबारा नहीं सुधरेगी, तो फिर हम दवाई बदलने की बात सोचेंगे। तो रोगी आगे बताती है कि पहले घर में कोई छोटा बड़ा कोई भी बात अगर बोलता था, तो पहले मैं अपने मन में ही बड़बड़ाकर चुप हो जाती थी, पर अब जो भी सही बात होती है मैं उसके मुंह पर बोलती हूँ, चाहे सामने वाला छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उसको बुरा लगे या भला लगे, मैं अब सच्चाई का साथ देती हूँ। तो इतना बदलाव सिमिलीमम से आया है। उसके बाद फिर आपको कैसे लगता है जब जवाब दे देती हो? मुझे अंदर से बड़ी तसल्ली होती है, अंदर से लगता है कि मैंने सही किया, अंदर से बिल्कुल शांति आ जाती है। पहले मैं इन बातों को, गुस्से और नाराजगी वाली बातों को अपने अंदर दबा लेती थी कि मेरा ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ये बात है वो बात है, पर अब मैं खुल के बोलती हूँ सबके सामने।
मतलब आप अपने अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी पहले। हाँ हाँ, अब चाहे मेरा पति ही क्यों ना हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे गलती करने वाला मेरा अपना ही कोई क्यों ना हो, पर मैं हमेशा सही बात का ही साथ देती हूँ। कुछ भी बोलता है तो बोलता रहे। तो मैं पूछता हूँ ये बात तो बड़ी अच्छी बात है, सच्चाई का साथ देना तो अच्छी बात होती है। रोगी कहती है हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अब लोगों के सामने थोड़ा बोल सकती हूँ, उनको कह सकती हूँ कि ये गलत बात है। तो ये अपने अंदर पॉजिटिव शाइन देख रही है। तो ये वो अच्छी बात है। आपको अपना ऐसा बर्ताव, मैं उसको कहता हूँ भी अंदर से फिर आपको कैसे लगता है। वो कहते हैं मुझे अंदर से बड़ी तसल्ली होती है, अंदर से लगता है कि मैंने सही किया, अंदर से बड़ी शांति आ जाती है। पहले मैं अपनी इन बातों को, गुस्से और नाराजगी वाली बातों को अपने अंदर दबा लेती थी और मेरा ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, वो बात है, ये बात है, तो मैं कुछ कह ही नहीं पाती थी, पर अब मैं बोल देती हूँ। तो मतलब पहले आप अपने मन में कुढ़ती रहती थी, हाँ हाँ, पर अब चाहे मेरा पति ही क्यों ना हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे गलती करने वाला मेरा अपना ही कोई क्यों ना हो, पर अब मैं हमेशा सही बात का साथ देती हूँ। कोई भी बोलता है तो बोलता है। बताता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है, सच्चाई का साथ देना तो बहुत अच्छी बात है। तो रोगी कहते हैं हाँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि अब लोगों के सामने थोड़ा मैं बोल सकती हूँ, उनको कह सकती हूँ कि ये गलत बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा बर्ताव अंदर से आपको शांति देता है, ये ही सही इलाज की पहचान है। हाँ हाँ, पहले मैं अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी, घुटती रहती थी कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर मैंने ये बोल दिया, वो बोल दिया तो। पर नहीं, अब तो जो सही होता है, जो भी सही होता है, मैं वही बोलती हूँ, वो बोल ही देती हूँ, चाहे मेरे बच्चे हों, बड़े हों, सास ससुर हो, कोई भी हो। तो रोगी को मैं समझाता हूँ भाई इसका मतलब है कि आप अब अंदर ही अंदर ठीक होती जा रही हो। आपके बच्चे तो अभी हैं ही छोटे, उनको तो इतनी समझ है नहीं। तो फिर मैं तो आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ कि सामने वाला कोई भी है, कैसा ही भी है, छोटा बड़ा, अपना पराया, कोई भी है, पर जो चीज गलत है वो गलत है। अब मैं उसको गलत बोल ही देती हूँ, मन में नहीं रखती हूँ, सच्चाई का साथ देती हूँ मैं। ये बात नहीं है कि अगर किसी से लड़ाई हो गई तो भी अपने बच्चे का ही पक्ष लेता है, चाहे उसी की गलती क्यों ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं केवल सच्चाई का साथ देती हूँ। तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए तुम्हारी दवाई नहीं बदलेंगे हम लोग। तो अभी इसको मैंने जो दवाई रूटीन वाली होती है वो दे रखी है और ये काफ़ी ठीक चल रही है। स्वभाव तो इसका पूरी तरह से बदल गया है और अपने बच्चों की भी उतनी परवाह उस हिसाब से नहीं है कि जो 24 घंटे पागल रहे। तो देखभाल तो कर रही है। तो इस तरह एक बदलाव हमारे अंदर आता है दवाई के बाद। धन्यवाद।